Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. Welcome back to our channel. Guys, स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन. देखेंगे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स 1 बिलियन कैरेक्टर, यानी कि 1 बिलियन कैरेक्टर आपको बताना है इनमें से कौन सा है. क्या आपका टेराबाइट है, किलोबाइट है, मेगाबाइट है या फिर गीगाबाइट है. सो द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गीगाबाइट. आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द फैक्टर्स विच आर इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डिटरमाइनिंग द इम्पैक्ट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट. अब आपसे पूछा है कि ऐसे कौन से कारक हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कह सकते हैं हम, या फिर रिस्पॉन्सिबल हैं जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ का इम्पैक्ट होता है एनवायरनमेंट पे उसके लिए. ठीक है, तो क्या कारक है, क्या है, पॉपुलेशन है या फिर फॉरेस्ट कवर है या फिर आपका लैंड अवेलेबल पर पर्सन है, या पॉपुलेशन है, एफ्लुएंस पर पर्सन है, लैंड अवेलेबल पर पर्सन है, पॉपुलेशन एफ्लुएंस पर पर्सन, या फिर टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज. इनमें से क्या है? सो एटमॉस्फेरिक कंडीशन, पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट कवर, एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पॉल्यूशन, एफ्लुएंस पर पर्सन एंड द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज. Next, move towards our next question, and this question says that which one of the following represents the binary equivalent of the decimal number 25. अब आपसे पूछा है कि डेसिमल नंबर जो 25 है इसके बाइनरी इक्विवेलेंट में क्या आएगा. क्या 1111 आएगा, सॉरी 11,011 आएगा, 10,101 आएगा, या फिर 01101 आएगा, या फिर 11,001 आएगा. एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 11,001. Next, question number 4 is, this question is from University Grants Commission, and this question says that the University Grants Commission was established with which of the following aim. अब इनमें से किस उद्देश्य के साथ जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को बनाया गया था, स्थापित किया गया था? प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन, ताकि जो हमारी उच्च शिक्षा है वहाँ पर शोध का और विकास का प्रमोशन किया जा सके, या फिर जो भी सस्टेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी क्या पोटेंशियल है लर्निंग का उसका पता लगाया जाने के लिए, या फिर टीचर्स की कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए, या फिर ऑटोनॉमी प्रोवाइड करने के लिए टू ईच एंड एवरी हर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो भी इंडिया में है उन सभी को ऑटोनॉमी प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया. तो अगर हम इसमें आपके देखें कि कौन सा सही है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अंतर्गत, तो देखिए सही बात है, रिसर्च और डेवलपमेंट के प्रमोशन को हायर एजुकेशन, ताकि हम उच्च शिक्षा तक शोध और विकास को ला सकें, इसलिए सस्टेनिंग इंस्टीट्यूट जो है उनकी पोटेंशियल क्या है उनकी लर्निंग का उसका पता लगाया सकें, और कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स और टीचर्स की कैपेसिटी को बिल्ड किया जा सके. इसलिए ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो हमारे सही हैं और ये हमें देखने को मिलेंगे ऑप्शन नंबर सी में. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज सम्मन्ड बाय. अब जो सेशन होता है पार्लियामेंट का उसको किसके द्वारा सम्मन्ड किया जाता है? स्पीकर के द्वारा लोकसभा के, या फिर चेयरमैन जो है राज्यसभा का उनके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, द प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, या फिर लोकसभा के स्पीकर के द्वारा सिर्फ. तो जो हमारा करेक्ट आंसर जाने वाला है दैट इज गोज विद द प्रेसिडेंट. जो पार्लियामेंट का सेशन होता है उसको प्रेसिडेंट जो है वो सम्मोन करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू टोटल ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इज अबाउट. तो जो वैश्विक हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन हो रहा है उसमें इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन लगभग कितना रहता है? तो इंडिया के कॉन्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें टोटल ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में, तो ये है आपका अप्रॉक्स 6%, लगभग 6% जाता है. ठीक है, ये जो साइन है ये आपका लगभग या अप्रॉक्स के बारे में बताता है, एग्जैक्टली नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ एंड बात करें अगर इस क्वेश्चन की. सो दिस क्वेश्चन सेज दैट इन विच ऑफ द कंट्रीज पर कैपिटा यूज ऑफ वाटर इज मैक्सिमम. यहाँ पूछा है कि जो इनमें से ऐसा कौन सी कंट्री है जहाँ पर जो पर कैपिटा यूज रहता है वाटर का वो सबसे ज़्यादा है? क्या इंडिया में है, क्या यूएसए है, यूरोपियन
यूनियन है या फिर चाइना है। बात करें अगर हम इसके सही आंसर की तो इट इज़ यूरोपियन यूनियन। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो दिस क्वेश्चन सेज दैट एनकोडिंग और स्क्रैम्बलिंग डेटा फॉर ट्रांसमिशन अक्रॉस अ नेटवर्क इज नोन एज। जो भी हमारा एनकोडिंग या फिर स्क्रैम्बलिंग डेटा रहता है ट्रांसमिशन के लिए पूरे नेटवर्क के अक्रॉस, उसको क्या कहा जाता है? डिक्रिप्शन कहा जाता है, प्रोटेक्शन कहा जाता है, डिटेक्शन या फिर इनक्रिप्शन कहा जाता है। तो आप सभी को पता है जब भी आप अपना व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो वहाँ पर आपको इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो दिखाई देता है? जब आप अपना व्हाट्सएप यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको कौन सा वर्ड दिखाई देता है? इनक्रिप्शन दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? जब आप अपनी किसी भी आप चैट को देखिएगा, ठीक है, चैट के बिल्कुल फ्रंट पे देखेंगे जब आप ऊपर, तो इस तरह से आपको एक ब्लॉक दिखाई देगा जो कि आपका ऑरेंज इन कलर होता है। वहाँ पर आपका लिखा होता है कि जो आपकी चैट है वो फुली इनक्रिप्टेड है, ठीक है, कोई भी थर्ड पार्टी उसको पढ़ नहीं सकती। तो यही है कि जो एनकोडिंग और स्क्रैम्बलिंग डेटा होता है ट्रांसमिशन के लिए नेटवर्क के अक्रॉस, उसको हम इनक्रिप्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 इज सिविल सर्विस डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन। यहाँ पूछा है कि जो सिविल सर्विस डे होता है उसको इंडिया में कब मनाया जाता है? क्या 7 जुलाई को मनाया जाता है, 21 अप्रैल को मनाया जाता है, 24 अप्रैल या फिर 21 जून? तो देखिए जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का दैट इज क्वेश्चन आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 21 अप्रैल। ठीक है, तो 21 अप्रैल को हम सिविल सर्विस डे मनाते हैं। 22 अप्रैल भी पूछा जाता है तो 22 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? सबको पता है हम अर्थ डे मनाते हैं। 21 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? योगा डे मनाते हैं, ठीक है, योग दिवस मनाते हैं। तो इसी तरह से जो यहाँ पर आंसर है सिविल सर्विस का, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 इज द साउथ एशिया यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ। अब आपसे पूछ लिया कि ये जो आपकी साउथ एशिया यूनिवर्सिटी है ये किस शहर में सिचुएटेड है? क्या काठमांडू के एक शहर में स्थित है, क्या कोलंबो के शहर में स्थित है, क्या ढाका के शहर में स्थित है या फिर न्यू दिल्ली के? तो जो हमारा राइट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। जो साउथ एशिया यूनिवर्सिटी है ये आपकी न्यू दिल्ली की सिटी में situated है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज विच इज़ एन इंस्टेंट मैसेंजर दैट इज़ यूज्ड फॉर चैटिंग। अब आपसे बोला गया है कि चैटिंग के लिए आप किस इंस्टेंट मैसेंजर का यूज़ करते हैं? क्या गूगल टॉक का, अल्टा विस्टा का, MSC का या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का? तो अगर हम रिसेंटली बात करें तो हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? गूगल टॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो रहता है इंस्टीट्यूशंस में हायर एजुकेशन के इंडिया में, तो वो अगर हम बात करें 2015 की तो 2015 में वो लगभग कितना है? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपका 2015 में आपसे पूछा था। तो 2015 के हिसाब से अगर पूछा जाए कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो रहेगा हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन का इंडिया में वो कितना है, तो वह आपका क्या 23% है इस 2015 के अकॉर्डिंग, 12% है, 19% है। आप सोच रहे हो कि 2015 में पूछा है, हम नहीं पूछेंगे, बिल्कुल नहीं पूछा जा सकता है, बस यहाँ पे प्रेजेंट हटा के ओनली 2015 को यहाँ पर डिनोट किया जाएगा। ठीक है, तो जो राइट आंसर आपका है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 23%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज, अब यहाँ पर आपसे बोला है कि दो अर्थक्वेक आए थे आपके ए और बी, ठीक है, एक का मैग्नीट्यूड 5 था, दूसरे का मैग्नीट्यूड 6 था। किस पे नापा गया? तो रिक्टर स्केल पे नापा गया। आप सभी को पता है कि रिक्टर स्केल पर क्या होता है, आपका भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन निम्नलिखित में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता नापी जाती है? तो ये आपकी रिक्टर स्केल के द्वारा नापी जाती है। पूछा जाता है कि अर्थक्वेक की स्टडी को क्या कहा जाता है? सेस्मोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, तो वही है कि दो अर्थक्वेक के बारे में यहाँ ऑब्जर्व किए गए, दो अर्थक्वेक जिनका मैग्नीट्यूड 5 रहा और 6 रहा, किस पे? जब हमने रिक्टर स्केल से नापा। तो यहाँ पे आपसे पूछ लिया कि जो रेशियो रहेगा जो कि एनर्जी रिलीज हो रही होगी इन अर्थक्वेक से वो लगभग कितना होगा? तो अगर हम उसकी बात करें तो वह आपका क्या 64 के लगभग होगा, क्या 8 के लगभग होगा, 16 के लगभग होगा या फिर 32 के लगभग होगा? तो यहाँ पर जो आपका एनर्जी का जो रेशियो रहेगा ये आपके 32 के लगभग होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि कीबोर्ड,
प्रिंटर, स्पीकर और मॉनिटर, इन चारों में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सी नहीं है? ये है आपकी कीबोर्ड जो है, ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। ये आपकी कैसी डिवाइस है? ये आपकी इनपुट डिवाइस है। क्लियर है? एनी डाउट? नो। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब यहाँ आपसे पूछ लिया कि जो अपाचे HTTP सर्वर है, क्या ये एक ओपन सॉफ्टवेयर है, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फेडोरा लाइनेक्स या फिर ओपन ऑफिस। तो इन चारों में से कौन सा नहीं है हमें बताना है नहीं बताना। तो यहाँ पर जो ओपन सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो आपका अपाचे HTTP सर्वर ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आपका फेडोरा लाइनेक्स भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और आपका ओपन ऑफिस भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लेकिन अगर हम बात करें इंटरनेट एक्सप्लोरर की, तो ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है और हमसे वही पूछा गया है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आगे हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पूछा है कि अभी जल्दी में ही, यानी कि 2015 का आपको याद रखना है, तो 2015 में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को लॉन्च किया था इंडिया में, उसमें इनमें से किस पॉल्यूटेंट को इंक्लूड नहीं किया था? तो 2015 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा था इंडिया में, वहाँ पर इनमें से कौन सा पॉल्यूटेंट नहीं लिया गया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अगर हम बात करें तो ये आपका CFC है, जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिससे कि आपका ग्लोबल वार्मिंग होता है। ये आपके ओजोन डिप्लीशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये आपके एयर क्वालिटी को क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये आपके एयर पॉल्यूशन के अंतर्गत एयर पॉल्यूटेंट इसको माना जाता है और साथ साथ ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ओजोन डिप्लीशन के लिए भी। नेक्स्ट आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, ये आपके जो भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनका जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है, उससे जो हमारी एयर है ये जो गैस है वो रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में, जो कि एटमॉस्फेयर को बैडली अफेक्ट करती है। जो भी हमारे ह्यूमन बींग्स होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं, उनको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम्स रहती हैं, वहाँ पर आपको अस्थमा और भी रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये भी आपका एक एयर पॉल्यूटेंट माना जाता है। फाइन पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, ये आपके इनको हम मेज़र करते हैं नैनो माइक्रोन में या फिर नैनोमीटर में, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं ये, और ये भी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बैडली अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर भी आपको अस्थमा वगैरह जैसी प्रॉब्लम्स को देखने को मिलती हैं। दूसरा आपकी एक ओजोन, तो ये भी एक गैस है जो कि आपकी कैसी होती है? आपकी ये पेल येलो कलर की गैस होती है और इस ओजोन में आपके ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं वह प्रेजेंट होते हैं। तो इन चारों में से किसको नहीं लिया गया था, इसके बारे में हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसको नहीं माना था एयर क्वालिटी इंडेक्स में। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना कि ये तो आपके ग्रीन हाउस एमिशन के लिए और ओजोन डिप्लीशन से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, तो इसलिए इसको एयर क्वालिटी इंडेक्स में नहीं लिया। ये मेनली आपकी क्या करती है? ये आपके रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर वगैरह से रिलीज होती है और ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करने में ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है यही करेक्ट आंसर है आपका इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया इन अप्रैल 2015। 2015 अप्रैल 2015 तक जो भी केंद्र यूनिवर्सिटी, जो केंद्र विश्वविद्यालय थे इंडिया में, वो कितने थे? 43 थे, 8 थे, 14 थे या फिर 27 थे? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 43 थे। याद रखिएगा 2015 तक कितनी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी? दे आर 43 नंबर्स। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखिए रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज पे हमने अपनी एक सेपरेट वीडियो बनाया है। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको समझ में नहीं आता है, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। वहाँ से रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स के बारे में आपको प्रॉपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और फिर आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ और जिन्होंने हमारी वीडियो को देखा है तो वो इस क्वेश्चन को सेकेंड्स में सॉल्व कर देंगे।
सो यहाँ पर आपसे बोला कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स का है। तो क्या, देखिए ऑयल आ गया आपका, फॉरेस्ट आ गया आपका, टाइड्स आ गया। देखिए जैसे ही ये ऑयल आ रहा है तो आप ये समझ जाइए, अगर हम ऑयल की बात करें तो ऑयल जो है आपका नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स में नहीं आता है, क्योंकि ये ऑयल क्या है, ये ऑयल आपका पेट्रोलियम ऑयल हो सकता है, आपका क्रूड ऑयल हो सकता है, ठीक है। तो ये किस में आ रहा है, आपके फॉसिल फ्यूल में आ रहा है, क्योंकि ऑयल तो आपका किस में आता है, फॉसिल्स में आता है। फॉसिल्स की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं आपके, ये रिमेन्स होते हैं किसके, प्लांट्स और एनिमल्स के, जो क्या होते हैं, जो कि आपके बरिड हो गए थे इनसाइड द सॉइल, ठीक है। तो कब बरिड हुए थे, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो थे बरिड हो गए थे। उसके बाद यहाँ पर इनका प्रोसेसिंग चला था, ठीक है, सेडिमेंटेशन वगैरह जो भी प्रोसेसिंग हुई थी, वो प्रोसेसिंग होने के बाद ये कन्वर्ट हुए आपके ऑयल में। तो इन्होंने मिलियन ईयर्स ले लिए रिसाइकल होने में, या फिर हम कह सकते हैं डेवलप होने में। तो ये आपके नेचुरल रिसोर्स के अंतर्गत नहीं आएगा, ऑयल की वजह से ये सेट आपका गलत हो जाएगा। दूसरा फर्टाइल सॉइल, ठीक है, आएगी। फ्रेश वाटर आपका नेचुरल रिसोर्स है, बिल्कुल है, लेकिन अब वहीं यहाँ पर नेचुरल गैस के आते ही ये वाला कॉम्बिनेशन भी कट हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल गैस में हमारे क्या आते हैं, आपके सीएनजी आते हैं, एलपीजी आते हैं, जिसको भी हम क्या नाम देते हैं, फॉसिल फ्यूल्स का नाम देते हैं। फॉसिल फ्यूल की अगर हम बात करते हैं, वहीं तुरंत समझ जाइए कि इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का समय लग जाता है, इस वजह से ये आपके रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्लीन एयर, फॉस्फेट एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपकी रिन्यू हो सकती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिप्रोडक्शन की प्रोसेसेस ह्यूमन बींग्स में देखी जाती है, तो वहाँ से तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपका रिसाइकल होता रहता है एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे। क्लीन एयर भी, लेकिन ये जो फॉस्फेट है ये आपका क्या है, एक तरह का कह सकते हैं हम, ये आपका इंसेक्टिसाइड्स है, आपका एक केमिकल है। तो ये जो केमिकल है ये आपका रिन्यूएबल नहीं है। तो जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज फिशेस, क्योंकि फिशेस क्या करेंगी, आपकी रिप्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। जो भी इनका टाइम ड्यूरेशन रहता होगा तो ये आप क्या करेंगी, नई फिशेस को जन्म देंगी। फर्टाइल सॉइल जो है वो रिन्यू हो सकती है, और फ्रेश वाटर भी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन says that कि which of the following factors does not impact teaching। अब यहाँ पर आपसे बोला है कि learning through experience, teachers knowledge, classroom activities that encourage learning, या फिर socio economic background of teachers and students। तो इनमें से कौन सा ऐसा है कारक है जो कि टीचिंग को इम्पैक्ट नहीं डालेगा। देखिए हमसे पूछा है कि टीचिंग को इम्पैक्ट नहीं डालना है। देखो लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, इसकी अगर हम बात करें तो बिल्कुल आप अगर एक्सपीरियंस से सीख रहे हो, एक्सपीरियंस के ज़रिए सीख रहे हो, तो वहाँ पर जो आपकी लर्निंग है वो जो है वो ज़्यादा परमानेंट रहेगी, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आप लोगों ने क्या किया, ताजमहल विज़िट किया, काफ़ी बार दिया है, ठीक है, ताजमहल आप लोगों ने विज़िट किया। चलो ताजमहल छोड़ते हैं, हम बोलते हैं कि आपने, मान लीजिए आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क गए, ठीक है। अगर आपसे स्टडी कराया जाए आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर आपको एक बार घुमा के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ले आया जाएगा, उसके बाद अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए, आप जल्दी ईजिली इसको अक्वायर कर लोगे और लंबे समय तक आपके माइंड में ये रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने एक्सपीरियंस कर लिया है, आपने वो चीज़ देख ली है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि हाँ कैसा कैसा था, क्या था, ठीक है। ऐसे ही एक्सपीरियंस का है, पर वही एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मान लीजिए कि आपको पता ही है कि आपकी जो क्लासेस होती हैं इंटर रिलेटेड होती हैं। अगर आप केजी क्लास नहीं पढ़े होंगे, अगर आपने वर्ड्स, अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स इनकी आपको नॉलेज नहीं होगी, तो फर्स्ट क्लास में जाकर क्या आप डिक्टेशन लिख लोगे? बिल्कुल नहीं ना। तो वही है कि अगर आप केजी क्लास में पढ़े हुए होंगे, सारे कंसेप्ट जानते होंगे, आपके पास एक्सपीरियंस होगा, तो आप फर्स्ट क्लास में डील कर सकते हो ईजिली। तो ये तो आपकी टीचिंग को इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। टीचर्स नॉलेज बिल्कुल
टीचर की जो नॉलेज है वो तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी ही ना टीचिंग में। टीचिंग क्या है, टीचर्स हमें जो टीच कर रहा है, जो भी नॉलेज हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो उस नॉलेज को हम अक्वायर कर रहे हैं। तो अगर हमें टीचर नॉलेज सही देगा तो हम सही चीज़ अक्वायर करेंगे, गलत देगा तो हम गलत अक्वायर करेंगे। जैसे कि हम बात करें अपने इंडिया में यूपी की, तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ दिस जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स हैं, प्राइवेट भी हम कह सकते हैं, हम सभी ने बचपन में काफ़ी सारी मिस्टेक्स की थी। अगर हम बात करें आपकी वर्णमाला की तो ठीक है, यहाँ पर वर्णमाला में हम लोगों ने कितने सारे वर्ड्स गलत ही हमें सिखाए गए थे। हमें स, श, श, इनको क्या बोला हम लोग, क्या बोलते, इनको प्रोनाउंस करते थे, इसको हम छोटा सा बोलते थे या फिर सा ही बोलते थे, इसको बड़ा सा बोला जाता था, और इसको हम लोग क्या बोलते थे, पेट फटाशा। तो ये गलत था ना, अभी में सिखाया ही यही गया था। जबकि ये होता क्या है, ये होता है आपका दंतेसा, ठीक, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान क्या है, हमारे तीत है। इसको हम लोग बोलते हैं तालव्यशा, अगर हम इसकी सही बात करें, ठीक है। और ये हमारा होता है मूर्धन्यशा, ठीक है। तो ये क्या था, अब आपको देख लीजिए, हमें दिया ही गलत नॉलेज गई थी, तो फिर हम वही सीखे हुए ना, छोटा सा बड़ा सा, और ये तो वही है कि टीचर की नॉलेज जो होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को जो सिखाए वो अच्छा रहे, मतलब कह सकते हैं आप फ्यूचर में उसका वो इस्तेमाल कर सके। गलत नॉलेज देने से यही होता है। हमारे टीचर्स ने ये जो हमें छोटा सा, बड़ा सा और ये पेट फटाशा सिखाया था, ये आज तक हम इसी को जानते हैं, और ये हमें कहीं ना कहीं अगर हम किसी अच्छी जगह पर चले जाते हैं तो ये हमें थोड़ा हेजिटेट फील करा देता है, ठीक है। ऐसे भी काफ़ी सारे वर्ड्स हैं आपके वर्डमाला में, हमें हिंदी पर नहीं पढ़ना, इसलिए मैं वो डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका क्लासरूम एक्टिविटीज़। आप बिल्कुल क्लासरूम एक्टिविटी जो होगी जिससे कि लर्निंग को एनकरेज किया जाएगा, वो आपके टीचर पर प्रभाव डालेगी, ठीक है। अब क्लासरूम एक्टिविटीज़ में आप कह सकते हो, जैसे आपने कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी कराई, आपने बोला ग्रुप डिस्कशन कराया, तो ग्रुप डिस्कशन से क्या हुआ, सबके जो पॉइंट्स ऑफ व्यू थे, सबकी जो अपने अपने मान्यताएं थी, अपने अपने बिलीव्स थे, वो सामने आए, ठीक है। एक दूसरे कल्चर के बारे में जाना, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि आपकी एजुकेशन जो है वो इंक्लूसिव है, तो ये तीनों ही प्रभाव डालेंगे। लेकिन ये जो आपका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है टीचर और स्टूडेंट का, वो आपकी टीचिंग पर प्रभाव नहीं डालेगा। नो मैटर कि जो टीचर है आपको पढ़ा रहा है वो आपका एक पुअर बैकग्राउंड से आता है, ठीक है, एक गरीब रेखा से आता है, तो वो आपको नहीं पढ़ा सकता, बिल्कुल नहीं, ठीक है। या फिर बच्चा जो है वो एक गरीबी रेखा के नीचे है, तो उसका जो लर्निंग है वो अच्छी नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यही दोनों चीज़ें जो हैं, यही आपके टीचर को प्रभाव नहीं डालेगी, चाहे वो कहीं रह रहा है, चाहे वो किसी भी लोकेलिटी में रह रहा है, शिक्षा पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर उसके अंदर पढ़ने की चाह है तो, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे दिया इस क्वेश्चन में हमने, एंड इट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन अ क्वेश्चनेयर। तो क्वेश्चनेयर की अगर हम बात करें, जब आप एक मतलब क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसकी एक लिस्ट तैयार करते हो, उसे क्वेश्चनेयर कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा स्टेप जो है उसको आपको ज़रूरत है उसको डिज़ाइन करने की। तो देखिए, जब आप क्वेश्चनेयर जब आप बना रहे होते हैं, तो क्या आप सबसे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी एम लिखेंगे स्टडी का, कि क्यों आपने ये क्वेश्चनेयर डेवलप किया है। आप जो भी करंट लिटरेचर है उसका रिव्यू लिखेंगे, एक ड्राफ्ट बनाएंगे क्वेश्चनेयर का और रिवीजन करेंगे उस ड्राफ्ट का। तो जो करेक्ट आंसर जाएगा आपका, बिल्कुल सारे ही सही हैं, कि आप जब एक क्वेश्चनेयर बनाएंगे तो सबसे पहले आप प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव लिखेंगे उसके, कि आप क्यों बना रहे हैं, इससे क्या होगा। और दूसरा, करंट लिटरेचर का रिव्यू आप देंगे ही और क्वेश्चनेयर भी प्रिपेयर करेंगे, साथ साथ उसका रिवीजन भी करेंगे। सो द करेक्ट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 21, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट कि इनमें से कौन सा जो है वो हाईएस्ट लेवल है कॉग्निटिव एबिलिटी का। कॉग्निटिव एबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या आपका इवैल्यूएटिंग, नोइंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग, इन चारों में से हाईएस्ट लेवल की बात करें तो ये आपका इवैल्यूएटिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका इवैल्यूएशन होता है, ठीक है, आप किस तरह से क्या है, आप किस तरह से स्टैंड कर रहे हो, आपका नॉलेज पॉइंट आपका कितना है, को लेवल कितना है, तो ये सब इवैल्यूएशन जो हो रहा है यही आपका हाईएस्ट लेवल कहलाता है कॉग्निटिव एबिलिटी का। नेक्स्ट, अचीवमेंट टेस्ट जो होते हैं, जो कि आपके यूज होते हैं कॉमनली किस पर्पस के लिए, क्या लर्निंग का अमाउंट को असेस करने के लिए कि पढ़ाने के बाद कितना आपने सीख लिया,
या फिर सिलेक्शन, आपको एक स्पेसिफिक जॉब में सिलेक्शन देने के लिए अचीवमेंट टेस्ट कराए जाते हैं, या फिर कैंडिडेट को किसी भी कोर्स के लिए सिलेक्ट करने के लिए टेस्ट कराए जाते हैं, या फिर बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, कहाँ अच्छा है, कहाँ उसमें कमी है, इसका पता लगाने के लिए कराया जाता है। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं होता। यहाँ पर आप थोड़ा, आपको लग रहा होगा कि हाँ होता है, यस होता है, लेकिन अगर हम बात करें तो जो अचीवमेंट टेस्ट हम कराते हैं वो यही देखने के लिए कराते हैं कि जब आपने पढ़ा दिया उसके बाद बच्चे ने कितना सीखा, ठीक है, कितना सीखा, उसके बाद देखते हैं कि कहाँ सही अच्छे से उसने आंसर किया है, कहाँ थोड़ा गड़बड़ उसने किया है, तो तब जाकर हम उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखते हैं। लेकिन सबसे पहला जो है वही वो आपका क्या है कि हम ये देखते हैं उसने कितना सीखा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next, question number 23, and this question says that the conclusions finding of which type of research cannot be generalized to other situation। यहाँ आपसे बोला है कि जो conclusion होते हैं, findings होती हैं, किस तरह की रिसर्चेस की जिनको कि हम जनरलाइज नहीं कर सकते दूसरी सिचुएशन में, क्या कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो द करेक्ट आंसर गोज विद हिस्टोरिकल रिसर्च। यहाँ हम जो है वो उसको जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो रिसर्च है, आप देखिए आपके सिंधु घाटी की सभ्यता, आपके मोहनजोदड़ो की जो भी हमें कहते हैं कि सबूत मिले थे, तो आप उनको झुठला तो नहीं सकते ना, ठीक है। सिंधु घाटी नदी के किनारे एक सभ्यता थी जहाँ पर कि आपके जो लिविंग बींग्स आए थे उनको आर्यंस कहा गया था, तो आप उनको आर्यंस ही कहेंगे ना, आपकी तरफ से तो कोई नाम नहीं दे देंगे। तो यही हिस्टोरिकल रिसर्च को आप क्या है जनरलाइज नहीं कर सकते, किसी अलग सिचुएशन में जैसा था आपको एज इट इज ही लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज टेक्निक्स यूज्ड बाय अ टीचर टू टीच इंक्लूड। अब जो टेक्निक्स टीचर यूज़ करता है पढ़ाने के लिए, क्या उसमें लेक्चर आता है, इंटरेक्टिव लेक्चर्स आते हैं, आपके ग्रुप वर्क आता है, या फिर आपका सेल्फ स्टडी आता है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट कोड चूज़ करना है इनका। तो देखिए टीचर जब आपको पढ़ाता है बिल्कुल लेक्चर देता है, विदाउट लेक्चर तो स्टडी पॉसिबल ही नहीं है, जबकि हाँ लेक्चर मेथड बोरिंग है, लेकिन लेक्चर तो टीचर देता है, चाहे वो आपको मोटिवेट करने के लिए दे, चाहे वो आपके कंसेप्ट से रिलेटेड दे, ठीक है। मैं भी बीच बीच में आपको लेक्चर प्रोवाइड कर देती हूँ और आप उससे बोर भी होते होंगे, सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन हो जाता है, टीचर जब टीच कर रहा होता है तो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा स्पीकिंग हो ही जाती है, ठीक है। तो लेक्चर हो गया। नेक्स्ट है आपका कि क्या वहाँ पर इंटरेक्टिव लेक्चर्स भी होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, लेक्चर दिए जाते हैं, उसमें आपके इंटरेक्टिव लेक्चर्स होते हैं, किसी लेक्चर को स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होकर एक्वायर करते हैं, ठीक है। ग्रुप वर्क होते हैं, क्योंकि आपके टॉपिक्स होते हैं ना, जो टॉपिक्स आपको अच्छा लग रहा है तो वहाँ पर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, ठीक है, इन कंपेरिजन टू दोस्त जहाँ आपका इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट है आपका कि ग्रुप वर्क भी जो है वो टीचर कराते हैं जब वो स्टडी करा रहे होते हैं। सेल्फ स्टडी में यहाँ पे ये टीचर की टेक्निक नहीं है, ये हम खुद ही करते हैं। सो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज A, B and C and it is option number B। नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन दैट इज अ गुड थीसिस राइटिंग शुड इन्वॉल्व। अब अगर आप कोई भी थीसिस लिख रहे हो, पता है ना पीएचडी और स्कॉलर जो होता है वो थीसिस लिखता है, तो जब आप मिनी रिसर्च अगर आपने किसी ने सभी ने एमएससी किया होगा, जब आप नेट का एग्जाम दे रहे हो, सॉरी एमएससी किया होगा, तब आपने अगर डिसर्टेशन किया होगा तो आपको थोड़ा बहुत थीसिस के बारे में नॉलेज होगी। तो वही है कि जो थीसिस आप लिखते हैं, तो एक अच्छे थीसिस लिखने में क्या आता है कि आप पंक्चुएशन और ग्रामेटिकल एरर्स को कम करें, रेफरेंसेस को केयरफुली चेक करें, कंसिस्टेंसी देखिए जिस तरह से कि आप थीसिस लिख रहे हैं, और एक क्लियर और वेल रिटन एब्स्ट्रैक्ट हो। बिल्कुल जब आप थीसिस लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको एब्स्ट्रैक्ट देना होता है कि आप अपनी इस थीसिस में, इस रिसर्च में क्या बता रहे हो, तभी तो जो रीडर है वो इंटरेस्टेड होगा कि हाँ मुझे अच्छा यही। अब मान लीजिए अगर कोई सर्च भी कर रहा है कि अगर कुछ वो कर रहा है तो उसको एब्स्ट्रैक्ट से पता चलेगा कि हाँ जो मैं देख रहा था वो मुझे इस पेपर में मिल जाएगा, पूरा पेपर तोड़ना पड़ेगा। तो आप एब्स्ट्रैक्ट को अच्छे से बता दीजिए कि आपने क्या क्या पेपर में कवर किया है। तो यही
यही एक अच्छे थीसिस की पहचान ये भी होती है। दूसरा, आप किस तरह से लिख रहे हैं थीसिस को, ये भी मैटर करता है कि आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखा, आपने इंट्रोडक्शन दिया, उसके कॉजेज दिए, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दिए, ठीक है। तो ये सब। फिर आप रेफरेंस को केयरफुली चेक करें कि हाँ आपने जहाँ से जो पॉइंट उठाया है उसका रेफरेंस सही लगाया है या नहीं, यहाँ गड़बड़ बहुत हो जाती है। और पंक्चुएशन और ग्रामेटिकल एरर्स ना, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, थीसिस लिख रहे हो, इन थीसिस को आगे पढ़ा जाएगा, तो ये बिल्कुल भी ग्रामेटिकली रॉन्ग भी ना हो, पंक्चुएशन मार्क्स ठीक जगह पर यूज़ हुए हों। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना होता है जब आप एक थीसिस लिख रहे होते हो। तो जो करेक्ट आंसर जाएगा आपका दैट इज़ A, B, C and D एंड ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये जो हमारा मॉडल पेपर था, ठीक है, जो कि हमने आपके लिए लेकर आए थे, क्योंकि अब एग्ज़ाम बिल्कुल ही आने वाला है और कुछ लोगों के हो भी रहे हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। Till then, take care and bye bye. Thanks for watching. Thanks. Have a nice day.